अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 7 का ये सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम फर्दर एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की तरफ सॉल्यूशन करेंगे। लास्ट टाइम जब मैंने अपना लेक्चर एंड किया था तो हम 7.1 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 को मैंने सॉल्व करना सिखाया था। मेजर जो पर्पस इन क्वेश्चंस का था कि हमने किसी पॉइंट को दिए गए पॉइंट्स को वेक्टर्स के अंदर कैसे ट्रांसलेट करना है, वेक्टर की इंटरनल कैलकुलेशंस कैसे होंगी, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, तो यही चीज़ें में उसी हमारा मेजर कॉन्सेप्ट उसी के इर्द गिर्द घूम रहा था। आज जो हमारा सोल्यूशन है वो बेसिकली नेक्स्ट 6 क्वेश्चन हम करेंगे, कोशिश करेंगे 5, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो ये 6 क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्यूशन इनका शेयर करूंगा। हाँ, इनमें से कुछ मैं कर दूंगा, कुछ आप लोगों के करने के लिए छोड़ दूंगा। सबसे पहले जो हम क्वेश्चन करेंगे, मैं उनको स्टार लगाने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन असल में इसलिए एक जैसे हैं क्योंकि इनमें से हमें कोई दिया गया पॉइंट या वेक्टर मालूम करना है। जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू ओरिजिन वेयर ए बी, तो यानी हमें पॉइंट ए से ओरिजिन का वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो यानी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, कुछ हमें निकालनी है। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ें तो अगर आप देखो इफ ओ इज द ओरिजिन एंड ओपी और ए बी जो दो वेक्टर है वो आपस में इक्वल है, फाइंड हमें पॉइंट पी को फाइंड करना है। तो जो हमें ये दिया गया है पॉइंट ए और बी हमें दिया गया है, तो इससे फिर हम अभी अंदाजा लगाएंगे कि हमें किस किस किस्म की जो चीजें हैं वो मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर ए बी और सी डी दो वेक्टर हैं और वो दोनों इक्वल हैं तो फिर हमें क्या करना है, हमें पॉइंट ए को फाइंड करना है, जबकि बी सी और डी हमें दिए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो शेयर करूंगा वो क्वेश्चन नंबर 5 को करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। जो क्वेश्चन नंबर 5 की जो गिवन इंफॉर्मेशन है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में चीज़ों को आसानी हो। तो यहाँ पे जो गिवन के अंदर मुझे ए बी वेक्टर दिया गया है जो कि है 4i - 2j। इसी तरह अगर हम आगे जाएं तो हमें एक पॉइंट बी दिया गया है, मुझे पॉइंट बी के बारे में बताया गया है जो कि है -2,5। फाइंडिंग मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर जो सॉल्यूशन पर्पस है वो मुझे क्या करना है, मुझे एक वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन, ये मेरा पर्पस है। ठीक है जनाब, अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब अगर आप देखो तो मुझे पॉइंट ए फाइंड करना है। अगर मैं वेक्टर निकालने से पहले देखूं तो मुझे पहले पॉइंट ए फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं लेट कर लूंगा ए को x, y पे। अब अगर मुझे x और y की वैल्यू मिल जाएंगी तो पॉइंट ए मिल जाएगा और इससे मैं अपना वेक्टर भी बना लूंगा। ठीक है, तो इसके साथ और मुझे क्या दिया गया है, एंड b दिया गया है। तो जो b दिया गया है वो मेरे पास है -2,5। नेक्स्ट जो चीज है मैं इनके पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा, द पोजीशन वेक्टर ऑफ a एंड b आर। तो जो पोजीशन वेक्टर है वो देखो क्या क्या होंगे, बस ओ ए होगा, वो एक्स आई जमा वाई जे। ये डैशेस आपने नीचे जरूर लगानी है। ठीक है, अगर मैं कहीं पे स्किप कर दूं तो आप जरूर इसको सॉल्यूशन के अंदर लेके आओगे। एंड
जो मेरा दूसरा पोजीशन वेक्टर है वो बी का है, ओ बी इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास -2i + 5 जी। ठीक है, मैंने ए पॉइंट लेट किया, मेरे पास बी पॉइंट ऑलरेडी गिवन था, मैंने दोनों के पोजीशन वेक्टर बना लिया। अब मैं अपनी इस इंफॉर्मेशन को यूज करने लगा हूं। तो ये जो ए बी वेक्टर है ये कैसे बना होगा? ठीक है, नाउ टेक ए बी इज इक्वल टू 4i -2j, ये मेरे पास आ जाएगा। तो अब ये ए बी वेक्टर कैसे बना होगा? अब वहां पे हम अपना पुराना फार्मूला जो हेड टू टेल वाला जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, यानी ओ बी वेक्टर में से हमने माइनस किया होगा ओ ए वेक्टर को। ठीक है, अब ये वाली साइड बिल्कुल वैसे की वैसे आ जाएगी, क्योंकि मैंने सिर्फ इस ए बी की एक्सप्लेनेशन दी है। अब क्या आपके पास ओ बी और ए बी है, यानी दो पोजीशन वेक्टर हैं? यस, हमने यहाँ पे इनको निकाल लिया। तो अब हम उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा -2i + 5j माइनस ओ ए की वैल्यू आ जाएगी xi y j इज इक्वल टू 4i -2j। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, -xi -yj इज इक्वल टू आ जाएगा 4i -2j। अब दो न्यूमेरिकल वैल्यू हैं ये, इनको उठा के हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा xi -yj इज इक्वल टू 4i प्लस 2i। ठीक है, आई वाली रकम के साथ मैंने आई वैल्यू लिखी है, -2j ये वाला, और ये 5 जब उधर जाएगा तो -5j हो जाएगा। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 6i -7j, ये मेरे पास आ जाएगा -xi -yj। अब मैं क्या करूँ, अब मुझे x और y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो x और y की वैल्यू के लिए मैं अपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लूँगा। ठीक है, अब कोफिशिएंट्स कंपेयर करना, अगर मैं आपको बहुत सिंपल आपको रिकॉल कराऊँ तो हम पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर किया करते थे। तो कोफिशिएंट कंपेयर करने का मकसद क्या होता है? मकसद बेसिकली ये होता है कि जो सेम टाइप ऑफ कंपोनेंट्स हैं तो उनके साथ जो दिए हुए कोफिशिएंट्स हैं उनको आपस में ले लिया जाए और मेजर कंपोनेंट को हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो बाय कंपेयरिंग, बाय कंपैरिजन, ठीक है, तो मेरे पास कंपैरिजन में जब आई वाला कोफिशिएंट आई वाले आई वाला कंपोनेंट आई वाले कंपोनेंट के साथ कंपेयर होगा तो यहाँ पे मेरे पास -x किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। इसी तरह अगर मेरे पास माइनस यानी जे वाला कंपोनेंट जे वाले कंपोनेंट से कंपैरिजन होगा तो -y आ जाएगा -7 के। तो जब कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो फिर उस मेजर कंपोनेंट को हम नहीं लिखा करते। तो ये मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 7 और बल्कि x इज इक्वल टू -6। तो अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं वो मैं इस ओ ए की जगह पे पुट करने लगा हूँ ताकि मुझे एक वेक्टर मिल जाए। तो मेरे पास आ जाएगा जनाब ओ ए इज इक्वल टू -6i 7j। अब क्या ये मेरा आंसर यहाँ पे खत्म हो जाता है? नहीं, मेरा आंसर इस वजह से खत्म नहीं होता कि ये एक ऐसा वेक्टर है जो ओरिजिन से ए की तरफ जा रहा है। मगर मुझे क्या मालूम करना था, जो मैंने ऊपर लिखा है, मुझे एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, जो ए से ओरिजिन की तरफ जाता हो, यानी उलट काम करना है। अब मैं आपके सामने दो स्टेटमेंट लिखने लगा हूं और आपको यहीं से समझाता हूँ, फिर मैं नीचे जाके आंसर पे भी आपको बता दूंगा। ये एक ऐसा वेक्टर है ऊपर वाला, ठीक है, जो ओ से ए की तरफ जा रहा है, मगर
ये जो नीचे मैंने एग्जांपल लिखी है ये ए से ओ की तरफ जा रहा है। तो अब हम नीचे अपना आंसर देखते हैं, तो ये वेक्टर हमारा ओ से ए की तरफ जा रहा है। तो अब मैं क्या करूं, ए से ओ की तरफ जाने के लिए यहाँ पे मैं आपको याद करवाऊंगा कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको नेगेटिव वेक्टर या ऑपोजिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट दिया था। तो मैं क्या करूंगा, इस तरफ के साइन चेंज कर दूंगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 6i माइनस 7j। इससे क्या फर्क होगा कि इस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब ये जो डायरेक्शन है ये यूं लिखी जाएगी, यानी अब ये ओ से ए से ओ की तरफ हो जाएगा, यानी मैंने वेक्टर को उलट कर दिया। ठीक है, अब देखो इसी तरह, अब अगर ये मेरे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो अगर इस पॉइंट का नाम मैं ओ रख दूं और इसका नाम मैं ए रख दूं, तो अब मैं जब यूं एरो लगाऊंगा तो उसका मतलब है कि ओरिजिन से ओ की तरफ ए की तरफ गया। ठीक है, यानी ओ से ए की तरफ वेक्टर गया। इसी तरह अब अगर मैं यहाँ पे ओ और ए रख दूं और इस एरो को मैं यूं खींचूं, ठीक है, तो ये फिर मेरे पास ए से ओ की तरफ आया। अब जाहिर है आपने फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट डिस्कस किए होंगे, तो मैं यहाँ पे फोर्स का कॉन्सेप्ट जो सा लेके थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये एक ऐसी फोर्स है, यानी हम किसी चीज़ को धिक्का दे रहे हैं तो वो ओ से ए की तरफ मूव करती है। ठीक है, मगर यहाँ पे हम उल्टी साइड से धक्का दे रहे हैं, तो यानी वो जो उल्टी साइड से धक्का देंगे तो फिर ए से ओ की तरफ मूव करेगी। तो यही फिर हमारे पास जो हमारा रिजल्ट है जो कि हमें चाहिए था, एक ऐसा वेक्टर जो ए से ओ की तरफ जाए। हाँ, कुछ बच्चे इसको अगर यूं लिख दें तो भी ठीक है, दोनों का मतलब ए है। इसका भी मतलब ये है कि ए से ओ की तरफ जाने वाला वेक्टर, और इसका भी मतलब ये है ए से ओ की तरफ जाने वाला वेक्टर। ठीक है, तो सिंबॉलिकली मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस रखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास अली मेहदी ने आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर आपकी मैथ की बुक जो सी है वो सेंड कर दी होगी, उम्मीद है। ठीक है, तो एक्सरसाइज आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ठीक है, तो बाकी जो सा है उसको आप वहां से हेल्प ले सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी अब हमें मुझे एक गिवन कंडीशन दी गई है, ओपी और एबी वेक्टर जो से वो आपस में इक्वल है। चले, हमें इतना पता है, पॉइंट पी को हमने निकालना है। ठीक है, और जो गिवन दिया गया है वो हमें ए और बी दिया गया है। इसका मतलब है कि तकरीबन हमें पुराना कॉन्सेप्ट ही यही वाला इस्तेमाल करना है, सिर्फ तो इंफॉर्मेशन है वो हमें थोड़ी सी अलग अलग दी गई है। तो गिवन इंफॉर्मेशन में अब देख सकते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। एक तो मुझे बताया गया है ओ से बी का वेक्टर बराबर है ए से बी के वेक्टर के बराबर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो चीज गिवन है वो पॉइंट ए गिवन है। ठीक है, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे -3,7 एंड जो मेरे पास बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे पास आ जाएंगे जनाब 1,0। फाइंड मुझे क्या करना है, फाइंड पॉइंट पी। तो पॉइंट पी को मुझे फाइंड करना है। ठीक है, अब जाहिर है यहाँ पे मेरे पास टोटल देखो कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4। पी को मैंने फाइंड करना है, इसका तो आपको पता चल गया होगा, ओ रीजन से है तो ओ के कोऑर्डिनेट हमें फिर पता ही है कि 0,0 है। सो अब इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले जिसको मैंने फाइंड करना है इसको मैं लेट कर रहा हूँ, लेट पी इज इक्वल टू x, y। ओके, गुड। अब मैं जो साथ में दिया गया है ए पॉइंट उसको लेट करने की जरूरत नहीं है, मगर मैं बेस लिख रहा हूँ। ठीक है, और फिर साथ में बस बी पॉइंट है उसको भी मैं लिख रहा हूँ। अब इन तीनों पॉइंट्स के मैं पोजीशन वेक्टर बना लेता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा जनाब, द पोजीशन वेक्टर आर। तो जो P का पोजीशन वेक्टर होगा वो ओ पी इज इक्वल टू होएगा एक्स आई जमा वाई जे, जबकि जो A का पोजीशन वेक्टर होगा वो ओ ए -3i + 7j, जबकि जो लास्ट
बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर मेरे पास बनेगा वो बनेगा 1i, तो यदि मैं सिर्फ i लिखूंगा प्लस 0j। अब हम अपनी कंडीशन वापस यहाँ पे लेके आते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा O से P इज इक्वल टू आ जाएगा A B। ठीक है। अच्छा, OP तो एक पोजीशन वेक्टर है जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको फिलहाल मैं यूं ही लिखना रहने दूंगा, नेक्स्ट स्टेप के बाद इसकी वैल्यू भी पुट कर दूंगा। ये AB वेक्टर है। अब AB वेक्टर कैसे बनता है, इसके लिए मुझे दो पोजीशन वेक्टर चाहिए, A का और B का। तो वो ऑलरेडी मेरे पास है, सिर्फ फार्मूले के मुताबिक OB में से OA को मैं माइनस कर दूंगा। अब ये वो कॉन्सेप्ट है जो हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर इसको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर चुके हैं। अब मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगा xi जमा yj इज इक्वल टू i माइनस प्लस 0j माइनस माइनस 3i 7j i प्लस 0j प्लस 3i माइनस 7j। ये मेरे पास आ जाएगा xi जमा yj। तो अभी नेक्स्ट में अगर आप देखो तो लाइक कंपोनेंट्स को हम प्लस कर लेंगे, तो i वाला i के साथ प्लस हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4i माइनस 7j xi जमा yj। अब जाहिर है मोर तो सोल्यूशन हो नहीं सकता, तो मैं अपने कंपैरिजन कर लूंगा बाय कंपैरिजन। जो मेरे पास x है वो आ जाएगा 4 के इक्वल, और जो मेरे पास y है वो -7 के इक्वल आ जाएगा। अब हमें P पॉइंट चाहिए था, तो मैंने P पॉइंट किसके इक्वल ऐड किया था, x, y के इक्वल। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, तो 4, -7 के इक्वल। तो ये मेरे पास P पॉइंट आ गया। अब जब पिछला क्वेश्चन आपने देखा था तो उसके अंदर हमें एक वेक्टर क्रिएट करना था, तो मैंने पॉइंट्स पहले निकाला और उससे अपना वेक्टर क्रिएट कर लिया। यहाँ पे मुझे एक पॉइंट चाहिए था, तो मैंने पॉइंट्स के अंदर वैल्यू अपनी पुट करके अपना आंसर दे दिया। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं इसी तरह हल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो बिल्कुल इन्हीं की कॉपी है। अब देखो, इसमें हमने पॉइंट ए को निकालना है, तो इसको आप लेट कर लोगे। 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं, तो देखो यहाँ पे ए बी है और सी डी है, बिल्कुल यही कंडीशन की तरह जैसे यहाँ पे ओ पी था और ए बी था। तो अब अगर मैं थोड़ा सा इसका हिंट आपको सामने लिख देता हूँ, अगर किसी को कन्फ्यूजन होती है तो ये देखो मेरे पास जो मेजर कंडीशन है वो ये है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि अगर ये वेक्टर है तो ये पोजीशन वेक्टर से क्रिएट हुए होंगे, तो इसका मतलब है कि ओ बी में से ओ ए को माइनस करना है और ओ डी में से ओ सी को माइनस करना है। अब अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर होंगे तो आप वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद है जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो आप लोग खुद करोगे। ठीक है, यही आपका इस लेक्चर के एंड पे आपका क्लास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, do yourself। ठीक है जनाब, ये अब आपने खुद करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ वो क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को पहले हम पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सारे का सारा आ जाएगा हमारे पास कॉन्सेप्ट, वो जनाब ये है कि हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और उन पॉइंट को हमने साबित करना है कि वो एक पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं। ठीक है जनाब, तो पॉइंट्स हमारे पास 4 दिए गए हैं, ए, ये वाला पॉइंट बी, ये सी और ये हमारे पास डी। तो अब इस फर्दर मूव करने से पहले तो देखो पैरेललोग्राम हमारे कुछ इस शेप के अंदर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे वेक्टर है तो डायरेक्शन बहुत ही मायने रखेगी, तो ये मेरे पास इनकी डायरेक्शन आ जाएंगे।
ठीक है। तो अगर मैं दरमियान में एक लाइन लगाऊं, ये इसका डायगोनल बनेगा, तो डायगोनल की शेप जो सी है वो यूं रहेगी। तो अब अगर आप ऊपर वाला ट्रायंगल देखो या नीचे वाली ट्रायंगल देखो, तो इसके ऊपर हेड टू टेल रूल जो सा है वो मुकम्मल तौर पे अप्लाई हो रहा है। तो आप यही कंडीशन जो सी है वो लिया करोगे हमेशा। अगर हम वेक्टर के अंदर पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल की शेप ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मेरे पास डायरेक्शन ये और ये होगी, ठीक है। तो अब ज़ाहिर है पैरेललोग्राम के चार कोने होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, तो 1 2 3 और 4, यानी ए बी सी और डी, तो ये हमारे पास चार आ जाएंगे। अब अगर मैंने साबित करना है कि कोई भी चार पॉइंट जो मुझे दिए गए हैं वो किसी पैरेललोग्राम के हैं, तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि जो ए बी का वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा सी डी के वेक्टर के, और इसी तरह जो बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो ए डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो यही जो सा है वो क्वेश्चन नंबर 11 का मेजर कॉन्सेप्ट है जो मैं परफॉर्म करने लगा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 11 आज आ गया। तो नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग खुद करोगे। गिवन इंफॉर्मेशन में जनाब मुझे क्या क्या दिया गया है, चार पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 हैं। दूसरा पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स a,0 हैं। तीसरा कोऑर्डिनेट सी पॉइंट है जो कि बी कोमा सी है। और चौथा पॉइंट डी है जिसके कोऑर्डिनेट्स b माइनस ए कोमा सी है। चार पार्ट आगे मेरे पास, ठीक है। मैं एक पैरेललोग्राम भी ड्रा कर लेता हूँ ताकि मुझे समझने में आसानी हो, ठीक है, और आपके भी सामने जब एक शेप होगी तो उसको समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये मेरे पास पॉइंट ए आ जाएगा, ये पॉइंट जो है वो बी हो जाएगा, ये पॉइंट जो है वो सी हो जाएगा, और ये पॉइंट मेरे पास डी हो जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन आप इसकी का। अब नेक्स्ट जो मेरा स्टेप है वो ज़ाहिर है, अगर मैंने ए बी वेक्टर क्रिएट करना है तो इसके ज़रूरी है कि मेरे पास दो पोजीशन वेक्टर हों, ए का और बी का। तो अब जो पहला काम है मैं पोजीशन वेक्टर क्रिएट करूंगा। दी पोजीशन वेक्टर आर, अब वो मेरे पास क्या क्या होंगे जनाब, वो ओ ए होगा, 0i जमा 0j। नेक्स्ट ओ बी होगा, वो मेरे पास होगा ए आई प्लस 0j। तीसरा पोजीशन वेक्टर ओ सी होगा जो कि मेरे पास होगा बी आई प्लस सी जे। और चौथा जो उनसा मेरे पास पोजीशन वेक्टर है वो ओ डी का है जो कि है बी माइनस ए आई। अब देखो चूंकि यहाँ पे दो टर्म्स आ गई तो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि पता रहे कि आई दोनों का इकट्ठा कंपोनेंट है, प्लस सी जे। नेक्स्ट जो वर्क है वो मुझे करना है, मुझे चार वेक्टर क्रिएट करने हैं। मुझे वेक्टर कौन कौन से क्रिएट करने हैं, मुझे ए बी का वेक्टर क्रिएट करना है, मुझे बी सी का वेक्टर क्रिएट करना है, मुझे डी सी का वेक्टर क्रिएट करना है, और मुझे ए डी का वेक्टर क्रिएट करना है। तो ये मेरे पास चार वेक्टर मेरे आ जाएंगे। तो यही अभी मेरा जो नेक्स्ट है वो पर्पस होगा। सबसे पहले मैं ए बी का वेक्टर क्रिएट करूंगा, तो वो होगा ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू ए आई माइनस सॉरी प्लस 0j माइनस 0i माइनस 0j। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी स्टेप स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आ जाएगा। तो ये जो मेरे पास ए बी का वेक्टर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट जो सा है वो हम बी सी का निकालेंगे जो कि इक्वल होगा ओ सी माइनस ओ बी।
तो जनाब ओ सी है बी आई प्लस सी जे माइनस ए आई प्लस 0 जे। तो अभी जो बी सी का मेरे पास वेक्टर आएगा वो आएगा बी माइनस ए आई प्लस सी जे। नेक्स्ट जो वेक्टर है वो डी सी का आएगा, डी सी का वेक्टर वो होगा ओ सी माइनस ओ डी। तो ओ सी का वेक्टर जो मेरे पास आ जाएगा बी आई प्लस सी जे माइनस, मुझसे गलती हो गई, ये मेरे पास आ जाएगा ओ सी का वेक्टर मुझे पहले लिखना है जो कि है बी आई प्लस सी जे माइनस ओ डी बी ए आई प्लस सी जे। ठीक है, इसकी थोड़ी सी मैं कैलकुलेशन करूंगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सको। माइनस बी आई माइनस ए आई प्लस सी जे, बी आई माइनस प्लस सी जे माइनस बी आई प्लस ए आई माइनस सी जे। अब देखिए ये जो बी आई है बी आई से काटा गया, सी जे से काटा गया, तो मेरे पास सिर्फ ए आई जो बच गया है। तो प्लस 0 जे फिर मैं अपने पास से लगा दूंगा क्योंकि इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, लास्ट मेरे पास जो वेक्टर है वो ए डी का रह गया। ठीक है, तो उसको भी हम निकाल लेते हैं। तो ए डी का जो वेक्टर है वो मेरे पास आ जाएगा ओ डी माइनस ओ ए। तो ओ डी जो सा है वो बी माइनस ए आई प्लस सी जे माइनस 0 आई माइनस 0 जे। मैंने 0 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मुझे कैलकुलेशन ज़रा काम करनी पड़े। तो ये 0 में माइनस होकर कोई भी फर्क नहीं डालेगा, तो यही मेरे पास मेरा आ जाएगा। ठीक है जनाब, मेरे 4 वेक्टर आ गए। अब इन चारों वेक्टर्स के मुझे मैग्नीट्यूड लेने हैं, तो मैं मैग्नीट्यूड जो उनसे हैं वो सामने ले रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको थोड़ा रेस कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास स्पेस, तो सबसे पहले जो सा है वो मेरे पास आ जाएगा ए बी का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का भी कल कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका हूँ, जो आई के साथ कंपोनेंट है उसका स्केयर ले लेना है प्लस जो जे के साथ कंपोनेंट है उसका स्केयर ले लेना। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन में करूंगा तो ये आ जाएगा ए का स्केयर प्लस 0, तो 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडर रूट, तो ये मेरे पास ए ही आ जाएगा। तो यानी ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। इसी तरह नेक्स्ट जो मैग्नीट्यूड है वो मैं निकालूंगा बी सी का। बी सी का मैग्नीट्यूड जनाब आ जाएगा अंडर रूट पहली रकम b माइनस ए का होल स्केयर प्लस सी का स्केयर, तो मैं ये डायरेक्ट लिख दूंगा। अच्छा, इसकी अब कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, इसको मैं यहीं पे रहने दूंगा और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगा। और अगर आप कैलकुलेशन करना भी चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट डी सी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा डी सी का मैग्नीट्यूड जनाब आ गया, तो मेरे पास ये आ जाएगा ए का स्केयर जमा 0 का स्केयर अंडर रूट। अब ए का स्केयर हमें पता है ए स्केयर, 0 को मैं लिखूंगा नहीं, तो जो डी सी का मैग्नीट्यूड बनेगा वो मेरे पास ए आएगा। लास्ट में इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दूंगा। तो लास्ट में मेरे पास आ जाएगा ए डी का मैग्नीट्यूड which is equal to b minus a whole square plus c square under root। अब इसकी भी कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, ठीक है, ताकि मुझे ये जो सारा मैंने सामने किया है आप उसको डाउनवर्ड में भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप इसे सामने कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर डाउनवर्ड करने से आपको ज़्यादा आसानी होगी। अब अगर आप देखो तो जो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों के आंसर सेम है, जबकि जो इक्वेशन नंबर मेरे पास 2 है
ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है इन दोनों के आंसर आपस में सेम है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड जो इक्वल है, तो जिनके मैग्नीट्यूड फिर इक्वल होंगे, एक तो वो लेंथ में इक्वल होंगे वेक्टर, ठीक है, और वो दोनों पैरेलल भी होंगे। तो मेरे पास आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 we get जो ए बी वेक्टर है वो पैरेलल है किसके, डी सी वेक्टर के। ठीक हो गया, और ए बी जो वेक्टर है वो इक्वल है डी सी वेक्टर के। अब आप देखो इन दोनों की वैल्यूज भी आपके पास सेम है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 वी गेट, ठीक है जी। अब हमें यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिली है, जो ए सॉरी मैंने बी लिख रहा हूँ, ए डी जो वेक्टर है वो पैरेलल होगा बी सी वेक्टर के, और ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है। ठीक हो गया, तो ये अब मेरे पास सोच है। अब जाहिर है जब दो लाइनें पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो अगर ये दो लाइनें ये हैं, ठीक है, जो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, और दो लाइनें ये हैं, ठीक है, जो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो जो बनने वाली शक्ल है वो मेरे पास एक पैरेललोग्राम की होगी। यहाँ पे मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ एक डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, बेसिकली वहाँ पे मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू में आपसे बहुत पूछी जा सकती है। मेरे पास एक वेक्टर है यू वी, चले यू लिख लेते हैं, ठीक है, जो कि है 3i-2j, और इसका जब मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो मैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 and 4 13 अंडर रूट। अब इसी तरह मेरे पास एक w वेक्टर है जो कि है -3 + 2j। अब जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसका मैग्नीट्यूड भी कौन सा, देखो सेम आ गया। अब अगर हमारे पास दो मैग्नीट्यूड आपस में सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि दोनों जो वेक्टर हैं वो आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मगर क्या इनकी डायरेक्शन सेम है? नहीं, क्योंकि ये देखो इनके कंपोनेंट्स आपस में सेम नहीं है, कंपोनेंट आपस में साइन उलट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर एक यूं जा रहा है तो ये दूसरा यूं जा रहा होगा। हाँ, ये पैरेलल जरूर हैं, ठीक है, मगर ये लेंथ में इक्वल जरूर हैं, मगर डायरेक्शन वाइज जो से हैं ये अपोजिट है। तो इस तरह फिर आप ये इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो, यानी जो मेरा मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो मुझे किसी भी वेक्टर की लेंथ के बारे में, उसकी कंडीशन के बारे में बता सकता है, जबकि जो मेरे वेक्टर के जो साइंस हैं ये उसकी डायरेक्शन के बारे में बताएंगे। अभी थोड़ी देर पहले जब आपको याद है मैंने ए से ओ का वेक्टर मैंने बनाया था, तो मैंने क्या किया था, मैंने उसका साइन चेंज कर दिया था, यानी डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया था। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे बात एक शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं आपका सामने ये चीज़ें लिख रहा होता हूँ, तो आप थोड़ी देर के लिए वीडियो स्टॉप करके अपनी कॉपी के ऊपर इसको नोट कर लिया करो, क्योंकि व्हाइट बोर्ड का एक फ़ायदा ये होता है कि सारे का सारा जो स्टेप्स हैं वो आपके सामने होते हैं, मगर यहाँ पे चूँकि मैं इस पेज को ऊपर मूव करता जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा जो स्टेप्स हैं वो आपकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। तो अगर आप कॉपी के ऊपर लिखते जाओगे तो उससे आसानी होगी कि स्टेप्स आपके सामने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया है, इसको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कहूँगा। ठीक है, तो 7.1 में से अगर कोई लॉन्ग बनता है तो ये उसके लिए एक अच्छी चॉइस है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो हम करेंगे जनाब क्वेश्चन नंबर, मेरे पास दो क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले जरा इनको पढ़ लें।
if A, B, C are respectively points, okay, यूज वेक्टर मेथड टू पॉइंट डी। हमें डी पॉइंट निकालना है, ठीक है, मगर उसके नेक्स्ट में वो कह रहा है, तो पहली ऑप्शन में वो कह रहा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और दूसरी ऑप्शन में वो कह रहा है ए डी बी सी एक पैरेललोग्राम है। तो यानी वो डी की जो प्लेसमेंट है वो देखो चेंज कर रहा है। इसी तरह नीचे भी कुछ इसी तरह ही है। अपने 3 पॉइंट हमें बी सी डी दिए गए हैं। सबसे पहले हमने ए निकालना है और ए की पोजीशन फर्स्ट है, उसके बाद हमने ई निकालना है तो ई की पोजीशन है सेकंड है। तो मैं कोई भी क्वेश्चन कर दूं तो उम्मीद है कि फिर आपको दूसरा क्वेश्चन जो है वो खुदा खुद आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो मैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, ताकि अगर आपके ज़हन के अंदर कोई कंफ्यूजन होती है तो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना। मैं दोबारा बता दूं, यहाँ पे हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं बी सी और डी। सो स्टार्ट करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो है, मेरे पास 3 पॉइंट मुझे दिए गए हैं। मेरे पास बी पॉइंट है वो है 4,1। मेरे पास सी पॉइंट है जो कि है -2,3 और मेरे पास डी पॉइंट है जो कि है -8,0। नेक्स्ट पार्ट नंबर 1 के अंदर मुझे करना है, अभी फिलहाल मैं पार्ट नंबर 1 को ही डिस्कस करने वाला हूँ। ए फाइंड ए करना है, तो मैं लिख ही देता हूँ फाइंडिंग ए। तो कंडीशन हमें साथ के दी गई है, इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मैं एक पैरेललोग्राम की रफ सी शेप ड्रा कर लूँ, उससे फिर हमें चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी। तो देखो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया और ये पॉइंट डी हो गया। ठीक है जनाब, अब मेरे पास तीनों पॉइंट मुझे दिए गए हैं, तो मैं सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले लेट कर लेता हूँ ए को एक्स वाई से। ठीक है, तो अब पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अंदर तो ये जो दो वेक्टर हैं इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होना चाहिए। अभी हमने थोड़ी देर पिछले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया है। इसी तरह इन दोनों का भी वेक्टर मैग्नीट्यूड जो सा है वेक्टरों का इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो कॉन्सेप्ट हम अपने ज़हन के अंदर रखेंगे, हम दो वेक्टर क्रिएट करेंगे ए बी और डी सी, और नेक्स्ट इनके मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अब इनके मैग्नीट्यूड लेके इनको इक्वल कर लेंगे और वहां से फिर हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये वेक्टर इक्वल भी हैं, तो हम मैग्नीट्यूड लिए बगैर इन दोनों वेक्टर्स को इक्वल ले लेंगे और यहाँ से अपने कंपोनेंट्स को कंपैरिजन कर लेंगे। तो आप कोई भी रास्ता ले सकते हो, मैग्नीट्यूड वाला भी ले सकते हो और मैग्नीट्यूड के विदाउट वाला भी ले सकते हो। तो मैं जस्ट वेक्टर बनाऊंगा और वहीं से अपनी चीज़ों को कर लूँगा। सबसे पहला काम, अगर मुझे वेक्टर बनाने हैं तो पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर, तो पहले मेरे पास पोजीशन वेक्टर जनाब आएगा किसका, ओ ए का, जो कि है एक्स आई जमा वाई जे। ओ बी का जो कि मेरे पास है ओ बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4i जमा जे। 1 को फिर मैं अभी नहीं लिख रहा, 1 कोएफिशिएंट हम नहीं लिखते, ओ सी आ जाएगा मेरे पास, जो कि होगा -2i + 3j, और इसी तरह ओ डी आ जाएगा जो कि इक्वल होगा -8i + 0j। सो अभी मैं सबसे पहले ओ ए बी वेक्टर और फिर उसके बाद फिर मैं अपना डी सी वेक्टर फाइंड करूंगा। फाइंड
फाइंडिंग ए बी एंड डी सी। तो ए बी सबसे पहले ओ बी में से माइनस कर दूंगा ओ ए को, तो ये मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, तो वो मेरे पास कहाँ पर आ जाएगा, ओ बी जो सा है वो 4i प्लस जे माइनस ओ ए लिखना है, तो माइनस एक्स आई, मैं ब्रैकेट ही लिख रहा तो मैं डायरेक्ट माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन कम करनी पड़े। इसी तरह अब यहाँ पे मैं डी सी वेक्टर मालूम करूँगा जो कि है इक्वल मेरे पास ओ सी माइनस ओ डी। तो ओ सी वेक्टर मेरे पास -2i प्लस 3j और ओ डी मेरे पास है, मैं माइनस को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो +8i और -0j। तो इसका जो सोल्यूशन है वो मेरे पास आ जाएगा 6i प्लस 3j। तो ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अब ज़ाहिर है अगर आप मैग्नीट्यूड के रास्ते जाना चाहते हो, मैग्नीट्यूड के रास्ते चले जाओ, तो मैं यहाँ पे इन दोनों वेक्टर को ये इक्वल ले लूँगा। नाउ टेक ए बी इज इक्वल टू डी सी। तो अभी इनकी हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए बी की वैल्यू आ जाएगी 4i प्लस जे माइनस एक्स आई माइनस वाई जे इज इक्वल टू 6i प्लस 3j। न्यूमेरिकल वैल्यूज एक साइड पे इकट्ठी कर लेंगे। 6i जमा 3j माइनस 4i माइनस j, ये मेरे पास आ जाएगा 2i प्लस 2j माइनस एक्स आई माइनस वाई जे। कंपैरिजन तो यहाँ से मुझे मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। अब ओके नहीं, मैं लिख ही देता हूँ ताकि नेक्स्ट में फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 और माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ से फिर मेरे पास x की वैल्यू जो सी है वो 2 आ जाएगी और यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू जो सी है वो भी -2 आ जाएगी। तो इधर भी -2 आ जाएगा, -2। अब मैं x और y को d पॉइंट के अंदर पुट कर दूंगा, सॉरी d नहीं a पॉइंट के अंदर, जो कि a मुझे फाइंड करना था। तो जो मुझे फाइंड अप करना है वो -2 -2 आ जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब अगर आप लोग इस कंडीशन को ज़रा गौर से देखो ना, ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिखाना चाह रहा था। ठीक है, उसकी वजह ये थी कि उसकी भी स्टेटमेंट बिल्कुल इसी की तरह है। देखो, हमें ए पॉइंट निकालना है और ये कंडीशन हमें दी गई थी। तो दोनों क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि वहाँ से कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 और 7 में है वो पैरेललोग्राम का लिया जा रहा है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। पार्ट नंबर 2 जो सा है वो अभी पार्ट नंबर 2 उसमें हमने क्या करना है जनाब, मेरे पास ठीक है जी, पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ई पॉइंट फाइंड करना है। तो मुझे ई पॉइंट फाइंड करना है, जो पैरेललोग्राम है मुझे ए ई बी और डी दी गई है। ठीक है, तो अब देखो पहले मैं वो पैरेललोग्राम बना लूँ, ठीक है, क्योंकि इससे फिर काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास ई है, ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास डी है। तो अब इसको आप एक्स वाई की इक्वलेट कर लोगे और सारा वही काम करोगे जो मैंने ऊपर किया है। सिर्फ यहाँ पे क्या था कि एक्स वाई इस जगह पे था, तो सोल्यूशन के ऊपर फिर हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर जो उनसे
6 क्वेश्चंस की कुल सेट को शेयर किया है, जिसमें से कुछ मैंने सॉल्व कर दिया, कुछ आपके लिए मैंने छोड़ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन आप लोग करोगे वो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग खुद करोगे और बाकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना, ठीक है। अच्छे से। खुदा हाफिज़, हैव अ नाइस डे।